व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 2-3 अहम खबरें हैं जी। अदालती मामलात से जुड़ी भी खबरें हैं, अडयाला जेल से भी ये खबर है आपके साथ शेयर करनी। लेकिन उससे बेशतर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सूरत हाल बनी है और जो इलेक्शन की एक मुजव्वज़ा डेट सामने आ चुकी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग हियरिंग हुई। और क्या ये जो डेट सामने आई है इसी पर इलेक्शन हो जाएंगे या नहीं, अभी कौन से इफ्स एंड बट्स बाकी हैं, और सारा दिन आज अदालती कार्रवाई में क्या हुआ, किसकी तरफ शिकंजा टाइट हुआ और किसको जो है ऐसा लगा कि जैसे कोई रास्ता फ्राहम किया गया। तो ये सारी चीज़ें बड़ी डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब से मुतालिक भी एक अहम खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले तो इस पर ही बात हो जाए कि जी इलेक्शन किस दिन हो रहे हैं। तो जी इलेक्शन की तारीख यूं तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सामने आ गई है और उनके मुताबिक 11 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि बज़ाहिर तो ये जो डेट है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई है, लेकिन आज एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है और वो हो रहा है जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मौजूदा रहनुमा और साबिक जो असम्बली थी उसके अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब का। और राजा रियाज साहब ने तकरीबन, आप हैरान होंगे कि 12 अगस्त 2023 को जब फ़ौरन असम्बलियाँ तहलील थी उसके फ़ौरन बाद जो उनका एक बयान सामने आया जो कि उन्होंने मारिया मेमन को प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक पूरी डिबेट है जो अब इस वक्त चल रही है कि राजा रियाज साहब ने उस वक्त कहा था कि 15 फरवरी से 3-4 दिन पहले या आगे पीछे, मतलब इससे तो इस वक्त इलेक्शन जो होंगे 2024 में। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यानी जब के राजा रियाज साहब का तो कोई लेना देना ही नहीं था इलेक्शन की तारीख से, लेकिन वो इतने अरसे पहले ही बता बैठे थे कि इलेक्शन जो है वो कब होंगे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि इससे ये पता चलता है कि फिर ये किस तरह से एक मैच फिक्सिंग की गई है, किस तरह से सारी चीज़ें प्री प्लान थी, किस तरह से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी कुछ एस्टिमेटेड किस्म की डेट्स फिक्स थी कि जी ये काम उस वक्त होगा। बाकी आइन और क़ानून किसने क्या करना है ये सब तमाशा चलता रहा है हमारे मुल्क में। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिन्होंने ये फैसले करने थे उन्होंने तो बहुत पहले से फैसले करके रखे हुए हैं कि जनाब फरवरी के मिड में कहीं जाकर जो है वो इलेक्शन हो जाएगा। और आप देखिए कि वो यही बात कह रहे थे कि 15 फरवरी से 3-4 दिन पहले, और 11 फरवरी की जो डेट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अब सामने आ गई है। तो या तो राजा रियाज साहब बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, और या फिर जो है आप समझ लीजिए कि वो कब से ऑन बोर्ड हैं इस मामले के ऊपर कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त जो तुक्का है वो मारा है कि वो सीधा लग गया है। तो ये तुक्का महज तुक्का है या इसके पीछे पूरा का पूरा एक सिस्टम का आप समझ लीजिए कि बदनुमा चेहरा है जो हमें नज़र आता है। तो बहरहाल जी अब ये डेट क्यों कर कैसे अनाउंस हुई है इसकी कहानी मैं आपको सुना देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत कर रहा है। और इस समाअत के दौरान इस बात के ऊपर आज बात शुरू हुई जब बैरिस्टर अली जफ़र जो कि PTI के वकील हैं उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। तो इस पर जस्टिस सदर मिन अल्लाह ने कहा कि ये तो आप जो 90 दिन की बात कर रहे हैं वो तो तकरीबन गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि तकरीबन 9 नवंबर को तो ये डेट ख़त्म हो जाएगी, 3 यानी 90 दिन की या 3 महीनों की। तो ये तो डेट पे ज़ाहिर इलेक्शन अब नहीं हो सकता। तो फिर अब आप क्या चाह रहे हैं? तो क्या आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए, अब चले 90 दिन में ना सही लेकिन आगे कोई डेट तो सामने आ जाए? तो अगर ये बात है तो फिर इस पे बात कर लेते हैं। तो फिर यहाँ से बात शुरू हुई और फिर उसके बाद इस बात पर बहस शुरू हो गई कि आखिर 90 दिन में इंतखाबात क्यों नहीं हो सके, ये किसका कसूर था। अब बड़ी दिलचस्प बात इसमें यह है कि बाकायदा नज़र आ रहा था जो रिपोर्ट हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर सीधा सीधा इसकी तो जो सारी जिम्मेदारी है वो सदर मुमलिकत पर डालते हुए नज़र आ रहे थे। और वो बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि सदर मुमलिकत ने डेट क्यों नहीं दी, जबकि आइन में तो वाज़े लिखा है कि जो सदर ने ही इंतखाब की तारीख देनी है, तो सदर ने ये इंतखाब की तारीख आखिर क्यों ना दी। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो उनकी तरफ इसकी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ जब इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया तो उनसे पूछा गया कि भाई आपने क्यों इलेक्शन नहीं करवाए। तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो इलेक्शन की डेट हमने देनी थी, सदर से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने पूछा कि क्या आपने सदर से मुशावरत नहीं की, तो उन्होंने कहा कि सदर से हमने मुशावरत नहीं की। और फिर उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन के वकील बिल्कुल
आंसर लेस हो गए, बिल्कुल उनके पास कोई जवाब नहीं था, लाजवाब हो गए, तो बड़े वो जिस तरह एक आप सुबकी सी आपकी हो जाती है, तो इस तरह की कंडीशन में थे। और फिर मीनवाइल जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से 11 फरवरी की डेट का ऐलान कर दिया गया और फिर वही बात जो है इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के रूबरू बता दी कि जी ठीक है जी, हम 11 फरवरी को इलेक्शन करा रहे हैं। तो इसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन के मुताबिक तो सदर का ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट फिक्स करेगा, और इलेक्शन कमीशन, अगर आप ये बात करते हैं कि जी इलेक्शन एक्ट के तहत तब भी इलेक्शन कमीशन को सदर से मुशावरत करनी है, तो अब भी आप जो डेट दे रहे हैं क्या इसमें मुशावरत हुई है सदर से? तो उन्होंने कहा नहीं, सदर से तो मुशावरत नहीं हुई। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं की आपने सदर से मुशावरत? जाएं और अभी जाके दरवाजा खटखटाएं सदर का, अटॉर्नी जनरल से कहें, कोई चाय वाय पे बुला लें सदर साहब को भी और इलेक्शन कमिश्नर को भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी, इनकी मुलाकात करवाएं, इनकी मुशावरत करवाएं। और फिर इस केस की समाअत ये कहते हुए अब ख़त्म की गई है कि कल के रोज़ हतमी डेट जो है वो सामने आ जाएगी, और ये वो डेट होगी जो कि सदर साहब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात या मुशावरत के बाद ही तय होगी, जिस पर सदर के भी दस्तखत होंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के भी दस्तखत होंगे। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी वाजे कर दिया कि अब जो तारीख फिक्स होगी वो पत्थर पर लकीर होगी, और इसका मतलब ये है कि अब इससे कोई इनहराफ नहीं कर सकेगा, और जो करेगा तो फिर वो कानून के शिकंजे में आएगा। हम इस पर अमल दरामद करवाएंगे। तो ये बाकायदा उन्होंने कहा कि हम अमल दरामद करवाएंगे। तो ये एक तरह से एक टॉन्ट भी था कि जो पिछले चीफ जस्टिस थे वो तो अपनी जो तारीख थी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सके। अब ये तो चीज़ सामने आ गई कि आज में एक फॉर्मल सी मुशावरत हो जाएगी सदर के साथ, और उसके बाद कल जो है वो फिर डेट सुप्रीम कोर्ट में हर सूरत देनी ही होगी इलेक्शन कमीशन के वकील को। लेकिन आज की जो कार्रवाई थी उसमें चीफ जस्टिस साहब बजाय इसके कि भाई सदर के साथ मुशावरत क्यों नहीं की, इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं उन्हें डेट देने दी, तो इस बात के ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर चढ़ाई बनती है, ना कि सदर साहब के ऊपर। सदर साहब के ऊपर पॉलिटिकली बिल्कुल कह सकते हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं सदर साहब के साथ तो बल्कि वो वाला मामला हुआ है कि उन्हें उस तरफ से भी डांट पड़ रही है और दूसरी तरफ से भी डांट पड़ी है, वो चक्की के दोनों पार्टों में पिस रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पीटीआई भी उनसे इस बात पर नाराज है कि जनाब आपको इख्तियार देता था आइन और आपने एक वाजे ऐलान नहीं किया, एक तजवीज़ सी दे दी, यानी उसका तो कोई उन्होंने भार ही नहीं लिया इलेक्शन कमीशन का। तो आप तो अपना फ़र्ज़ पूरा करते, आगे वो अमल करते नहीं करते वो बात की बात थी। अगर वो ना करते तो वो शिकंजे में आते, और आप हैं कि आपने तारीख ही नहीं दी। तो इस तरह अब आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आ रही है, आपके ऊपर भी बोझ डाला जा रहा है। हत्ता कि चीफ जस्टिस ने एक मौके पर यह तक कहा कि सदर साहब ने डेट क्यों नहीं दी, और क्या सदर साहब जो हैं उन्हीं को अपना लीडर नहीं मानते जिस पार्टी की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। अली जफ़र साहब को उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा तो फिर आप अपने लीडर से जाके कहें कि सदर साहब को कॉल करें और उन्हें बोलें कि इलेक्शन की डेट दे दें। तो ये एक तरह से थोड़ा सा तंज भी किया चीफ जस्टिस ने इस मौके के ऊपर। लेकिन बहरहाल बात नज़र ये आ रही कि सदर साहब पे भी इसका मलबा गिरा है और इलेक्शन कमीशन पे भी गिरा है। लेकिन सदर साहब तो इसमें बासानी बच सकते थे, क्योंकि बदनीयती तो सारी इलेक्शन कमीशन की थी कि वो इंतखाबात को डिले करना था, उसको वहाँ से जहाँ से इशारे आ रहे हैं वहाँ से डेट नहीं दी जा रही थी अभी, तो ज़ाहिर है वो नहीं दे रहा था। लेकिन सदर साहब को चाहिए था कि अपने ऊपर बिला वजह की जिम्मेदारी ना डालते, एक अपनी डेट अनाउंस कर देते और आगे सारा बर्डन जो जाता वो इलेक्शन कमीशन पर जाता। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं वाजे कर दूँ कि सारी डिस्कशन से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गई कि जो सदर का इख्तियार था आइन में, वो आइन का ही इख्तियार मुकद्दम था। जो ये लोग बात करते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के बाद तो सदर साहब से ना मुशावरत की ज़रूरत है, ना उनकी कोई हैसियत रह गई, ना वो डेट दे सकते हैं, वो तो हैं कौन। तो ये वाला जो इन्होंने सदर साहब की ओहदे की तजलील की थी एक तरह से, वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इस पे वाजे है कि सदर साहब का इलेक्शन की डेट में आईनी किरदार है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपने बिल्कुल उसको साइडलाइन कर दिया है। तो इस बात के ऊपर एक क्लैरिटी आ गई। तो वो तमाम तुर्रम खान जो बिल्कुल आइन और कानून के चैंपियन बनते हैं और ये कह रहे थे कि जनाब इलेक्शन कमीशन के एक्ट में तब्दीली के बाद तो अब ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, सदर का तो कोई लेना देना नहीं है, तो अब उनकी भी आंखें खुल जानी चाहिए। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन की डेट को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि कहा कि जाके अब सदर से मुशावरत करें। तो ये तो हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 11 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे। अब ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि सदर साहब ऑलरेडी एक तजवीज़ दे चुके हैं 6 नवंबर की, और अब जब मुशावरत होगी तो क्या सदर साहब उससे पीछे हट जाएंगे या वो भी कहेंगे कि चलो फाइनली कोई डेट तो आ गई है तो चलो जी उसी के ऊपर अग्री कर जाएंगे वसीतर मफाद में। तो अगर तो ऐसा होता है कि मज़ीद कोई किसी के ऊपर शिकंजा कसने के बजाय या कुछ भी और उसमें मज़ीद
प्रॉब्लम क्रिएट करने के बजाय इस बात पे इत्तेफाक कर लेता है तो फिर तो काफ़ी इम्कान है कि फिर इलेक्शन जो है इस डेट को हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी इसमें फर्दर हम ट्विस्ट की बात करें तो फिर ये चीज़ें हो सकती हैं कि जिसमें ये कहा जाए कि नहीं भाई अभी भी 17 दिसंबर को भी हो सकते हैं इलेक्शन, और अभी भी अगर सदर साहब आज की मुशावरत में भी उन्हें कह दें कि नहीं जी 54 दिन के बाद भी इंतखाब हो सकता है, तो आप 17 दिसंबर को कर लें, आप मज़ीद क्यों उसको इतना डिले कर रहे हैं। तो 90 के बजाय वो तकरीबन और आगे 102 दिन बन जाएंगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा दिन बन जाएंगे। तो ये किस तरीके से फिर आप जो है वो करेंगे। तो अब ये सारी सूरत हाल है। अब हतमी तौर पर क्या डेट कल आती है सामने ये पता चल जाएगा, लेकिन इस सारी जो समात का अहवाल है वो बड़ा दिलचस्प है, जिससे ये पता चलता है कि कौन कहाँ खड़ा था और कौन कहाँ पे गलत था। तो ये चीज़ तो अपनी जगह सामने आ गई है। अब इसके साथ साथ जनाब कुछ डयाला जेल से खबरें हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक खबर है। पहले डयाला जेल की आपको खबर दे दूं कि आज इमरान खान साहब के जो ज़ाती मौलज हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने इमरान खान साहब को मिलना था, और जाहिर है कि वो एक डॉक्टर है तो एक चेकअप भी एक तरह से होना था उनका। और उसके बाद अब ये जहाँ तक खबरें थीं कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब की जो तबीयत है वो भी ख़राब हो गई। मीनवाइल पता ये चल रहा है कि उनके पित्ते में तकलीफ हुई है, और उसके बाद जब जो सीक्रेट अदालत के खुसूसी जज हैं जुल्करनैन हसनात साहब, उनके सामने कंडीशन रखी गई शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि उन्हें फिर फौरी पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए, उन्होंने उसकी इजाज़त दे दी। तो फिलहाल तो जो जेल के डॉक्टर्स थे उन्होंने उन्हें ट्रीट किया है, अभी तक उन्हें मुंतकिल नहीं किया गया, लेकिन शायद उन्हें अगले चंद घंटों में मुंतकिल कर दिया जाए पिम्स अस्पताल। तो कम से कम शाह महमूद कुरैशी साहब तो थोड़ा जेल से बाहर निकल पाएंगे, उनको एक ट्रीटमेंट के लिए पिम्स अस्पताल ले जाया जाएगा, वहाँ पे उनके गॉल ब्लैडर के कुछ टेस्ट वगैरह भी होने हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उनको तो ये मिलेगा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन जाहिर है कि जेल के मामलात हैं, और ये सब रहनुमा जो है हमारे लीडर हैं ये एक एज में हैं, और इस तरह के मसाइल तो इस एज में शुरू रहते ही हैं। तो बहरहाल जी शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से ये खबर आई थी। इनके बारे में इतनी सख्ती नहीं की गई, बहरहाल इन्हें अस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से अभी सख्ती बरकरार है, उनके तो ज़ाती मौलज को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके साथ साथ जो एक और ख़बर है बड़ी अहम, वो है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साइफ़र केस से मुतल्लिक केस थी उसकी समाअत के लिए आज बेंच फिक्स था, जो वो 2 रुकनी बेंच जो है वो टूट गया, और इसमें अरबाब ताहिर जो हैं एक जज, दूसरे जो मियाँ औरंगज़ेब हसन थे वो तो बरकरार है, लेकिन अरबाब ताहिर साहब ने ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया, जिसकी वजह से ज़ाहिर है फिर समाअत आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इस सिलसिले में अब जो इमरान खान साहब के वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब एक्सक्यूज मी, तो उन्होंने जो कोर्ट में बात की है वो बड़ी मीनिंगफुल है, इसको आप ध्यान में रखिए। उन्होंने कहा कि जब उनसे ये सवाल किया गया कि बेंच टूटने पर आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा क्या कहूँ मैं, अब बात आइन और कानून की हो तो मैं उसके ऊपर कोई राय भी दूँ, लेकिन जब बात दबाव और डर और खौफ की हो तो फिर उसके ऊपर मैं अब क्या राय दूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो उनके वकील ने कही। एक तो सलमान अकरम राजा साहब बहुत ही एक प्रोफेशनल और बड़े ही सीजन्ड किस्म के बड़े एक्सपीरियंस्ड वकील हैं और बड़े सीरियस वकील हैं। दूसरी बात ये, वो कभी भी आपको ऐसे बेतुकी गुफ्तगू करते हुए या जज्बाती गुफ्तगू करते हुए नज़र नहीं आते, वो बड़े एक प्रोफेशनली बात करते हैं हमेशा। तो अगर उन जैसा वकील भी ये रिमार्क्स दे रहा है ना, तो फिर उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि बात क्या है। यानी जहाँ इनको लगता है कि जिस केस में कहीं पर इनकी कमज़ोरी है वहाँ पर आगे फर्दर उसको नहीं बात को लटकाया जा सकता, बढ़ाया जा सकता, या अपनी मर्जी का काम नहीं किया जा सकेगा, तो वहाँ पर फिर ये जो रिवायती टैक्टिक्स हैं कि कभी बेंच टूट गया, कभी प्रोसिक्यूटर नहीं आया, कभी ये नहीं हुआ, तो वो वाले हरबे जो हैं वो फिर आजमाए जाते हैं। और जहाँ पर इन्हें ये पता होता है कि अब हमने तेज़ी से गवाहों के बयान लेने हैं, तेज़ी से हमने फ़र्द जुर्म आयद करनी है, तेज़ी से हमने केस का फ़ैसला सुनाना है, तो वहाँ पर जब इमरान खान के वकील ये कह रहे होते हैं कि थोड़ा संभल जाएँ, थोड़ा रुक जाएँ, थोड़ा स्टे ले लें, थोड़ी ये कर लें, थोड़ा, उस वक्त वो बिल्कुल केस की जो तारीख है वो आगे बढ़ाने के लिए रजामंद नज़र नहीं आते। और जहाँ पर इन्हें ये लग रहा होता है कि अब इनके लिए कोई रिलीफ मिल सकता है किसी भी हवाले से, तो वो वाला जो समाअत है वो तो फिर कभी होती नहीं है। तो ये जो एक पूरा सिस्टम है वो इस तरह से एक्सपोज होता हमें नज़र आ रहा है। तो साइफर केस में जनाब अब ये मामला हुआ है, सलमान अकरम राजा साहब ने ये इसके ऊपर अपडेट दिया। अब देखते हैं जी आगे इस केस में क्या होता है, लेकिन लोग काफ़ी हद तक इस बात के ऊपर अब अग्री नज़र आ रहे हैं कि साइफर केस जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ चुका है और बड़ा मुश्किल है कि इमरान खान साहब को इस केस में ये ज़्यादा देर अंदर रख सकें।
लेकिन बहरहाल वैसे तो तोशाखाना में भी कुछ ऐसा हाथ नहीं आया था, लेकिन फिर जिस तरह से जज दिलावर साहब ने सज़ा सुनाई और वो कितनी कंट्रोवर्शियल सज़ा थी वो सबको पता है। तो फिर इस तरह से तो फिर सुनाना चाहें तो फिर साइफ़र केस में भी सुना दें और भी किसी केस में सुना दें, लेकिन बज़ाहिर जो आइन और क़ानून के वो माहिरीन हैं उनकी नज़र में आइनी और कानूनी तौर पर फ़िलहाल कोई इतनी इस केस में जान नज़र नहीं आती। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।